आई लव मोहम्मद को लेकर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तनाव, पुलिस का लाठीचार्ज, 30 लोग हिरासत में। अहिल्यानगर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, पूर्व में अहमदनगर शहर में आई लव मोहम्मद लिखी एक रंगोली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा और कम से कम 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना का विवरण। विवाद की शुरुआत शहर के मालीवाड़ा कोटला गांव इलाके में हुई, जब नवरात्रि उत्सव के दौरान किसी अज्ञात शख्स ने सड़क पर एक रंगोली बनाकर उस पर कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक तत्व शब्द, जिसमें आई लव मोहम्मद भी शामिल था, लिख दिया। विरोध और हिंसा। सोमवार तारीख सुबह रंगोली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए और शिकायत दर्ज कराने के लिए तोफखाना पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रंगोली बनाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का समूह शांत नहीं हुआ और उन्होंने तोफखाना पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत कोटला में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर छत्रपति संभाजी नगर हाईवे को भी जाम कर दिया। अहिल्यानगर पुलिस ने बताया कि लगभग आधे घंटे बाद जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने और प्रदर्शन खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश की तो भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के अनुसार अब स्थिति नियंत्रण में है और क्षेत्र में शांति है। इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है और हिंसा तथा पथराव करने के आरोप में 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शांति बनाए रखने की अपील और राजनीतिक प्रतिक्रिया। शहर में फैली तरह तरह की अफवाहों के चलते बाजार की दुकानें बंद रहीं। शहर के डीएसपी दिलीप टिपरसे ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। इस घटना के बाद विधायक संग्राम जगताप ने शहर में लगे कुछ होर्डिंग्स हटाने की मांग को लेकर थाने में धरना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। हमें यह भी देखना होगा कि कौन सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई हमें उसी तरह ध्रुवीकृत करने की कोशिश कर रहा है जैसा लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था। सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से लोगों के बीच तनाव पैदा करना गलत है। इस बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की मंगलवार को शहर में एक पहले से ही तय सभा है। पुलिस दोषियों को बख्शने के बजाय कानूनी कार्रवाई करने और इलाके में शांति बनाए रखने पर जोर दे रही है। हॉलीवुड पर ट्रंप का टैरिफ, दुनिया की फिल्मों पर $100 शुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस घोषणा से दुनिया भर के फिल्म उद्योगों को बड़ा झटका लगा है और माना जा रहा है कि इसका सीधा असर भारतीय सिनेमा पर भी पड़ेगा। सोमवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्रंप ने कहा कि विदेशी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में इस फैसले के लिए अमेरिकी फिल्म उद्योग को अन्य देशों द्वारा ठगे जाने को कारण बताया। इसकी तुलना एक बच्चे से कैंडी छीन लिए जाने से की। उन्होंने विशेष रूप से कैलिफोर्निया के गवर्नर पर निशाना साधा और कहा कि राज्य इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ट्रंप के अनुसार ये लंबे समय से चली आ रही अनसुलझी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है। भारत पर संभावित असर। अमेरिकी फिल्म बाजार में भारतीय फिल्मों का कारोबार हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। कोरोना महामारी से पहले ये बाजार केवल 8 मिलियन का था, जो महामारी के बाद बढ़कर लगभग तारांकन 20 मिलियन इंटू तारांकन तक पहुंच गया है। अगर भारतीय फिल्मों पर यह 100% टैरिफ लागू होता है तो अमेरिका में उनकी लागत दोगुनी हो जाएगी, जिससे भारतीय फिल्म उद्योग को भारी नुकसान होने की आशंका है। अन्य उद्योगों पर भी टैरिफ की मार। फिल्मों के अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में फर्नीचर उद्योग पर भी टैरिफ लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तरी कैरोलिना को फिर से महान बनाने के लिए उन सभी देशों पर शुल्क लगाया जाएगा जो अमेरिका में अपना फर्नीचर उत्पादन नहीं करते। यह घोषणा 26 सितंबर की उनकी पूर्व घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका प्रशासन 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर भी 100% शुल्क लगाएगा, जब तक कि दवा कंपनियां अमेरिका में अपना उत्पादन संयंत्र स्थापित नहीं कर लेती। ट्रंप के इन फैसलों को अमेरिका फर्स्ट नीति की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है, जो वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मेडागास्कर में युवाओं का विद्रोह, बिजली पानी की कमी ने गिराई सरकार, 22 की मौत। अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक मेडागास्कर में इस महीने की शुरुआत में युवाओं के नेतृत्व में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को भंग करने पर मजबूर कर दिया। बिजली और पानी की किल्लत से तंग आ चुके युवाओं ने राजधानी अंतानानारिवो की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह किया, जिसे राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना की सत्ता के लिए सबसे गंभीर चुनौती माना जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन प्रदर्शनों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सोमवार को टेलीविजन पर संबोधन में राष्ट्रपति रजोएलिना ने पूरी सरकार को भंग करने की घोषणा की और जनता से माफी मांगी। प्रदर्शनों की आग और नेपाल का झंडा। विरोध प्रदर्शन पिछले हफ्ते शुरू हुए और सोमवार 29 सितंबर को चरम पर पहुंच गए। राजधानी अंतानानारिवो के मुख्य विश्वविद्यालय में सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए, जिन्होंने नेपाल के हालिया आंदोलनों से प्रेरित होकर वहां का झंडा लहराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने केन्या, नेपाल और मोरक्को में युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों से प्रेरणा ली है। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एकजुट हुए ये युवा मुख्य रूप से बेरोजगारी, आर्थिक संकट और दैनिक जीवन की बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनका मुख्य गुस्सा बिजली की बार बार होने वाली कटौती और पानी की भारी कमी पर केंद्रित था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नाकामी को दैनिक जीवन पर हमला करार दिया। हालांकि मार्च के दौरान पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इसके बाद राजधानी में लूटपाट की घटनाएं बढ़ गईं, जिसमें सुपरमार्केट, बैंक और राजनेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। हिंसा और हताहत। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने मृतकों की संख्या 22 बताई है, जिसमें प्रदर्शनकारी, राहगीर और लूटपाट के दौरान मारे गए लोग शामिल हैं। हालांकि मेडागास्कर के विदेश मंत्रालय ने इन आंकड़ों को अफवाहों या गलत सूचनाओं पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते से ही राजधानी में शाम ढलते ही सुबह तक कर्फ्यू लगा हुआ है। राष्ट्रपति ने मानी हार, मांगी माफी। 2023 में फिर से चुने गए राष्ट्रपति रजोएलिना के लिए ये विरोध उनकी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। सोमवार को उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम मानते हैं और माफी मांगते हैं यदि सरकार के सदस्यों ने उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। उन्होंने युवाओं से संवाद खोलने की इच्छा जताई और लूटपाट से प्रभावित व्यवसायों को सहायता देने का वादा किया। ये कदम मेडागास्कर में वर्षों बाद सबसे बड़े राजनीतिक उथल-पुथल का संकेत देता है, जो दिखाता है कि युवा आबादी बदलाव की मांग कर रही है। मेडागास्कर की 3 करोड़ आबादी का लगभग 75% गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है। हाँ, ये खबर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की हालिया राजनीतिक मुलाकातों और उनके बयानों पर आधारित है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भरी हुंकार। जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज सांप लौट रहा होगा। दिल्ली, पटना, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इस मुलाकात को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण माने गए थे। सियासी गर्मी। अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद पवन सिंह का बयान काफी तीखा और सीधा था। उन्होंने अपने एक्स, पहले ट्विटर हैंडल पर इन मुलाकातों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। पवन सिंह ने आगे कहा कि उन्हें माननीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा जी से आशीर्वाद मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने में पूरा पावर लगाने का संकल्प लिया। काराकाट की कहानी। पवन सिंह का ये बयान पिछले लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में और भी मायने रखता है। बता दें कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। इस सीट पर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार थे। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण वोटों का बंटवारा हो गया, जिसका सीधा फायदा सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह को मिला, जो 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए। इस घटना के बाद बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन सिंह का शीर्ष नेताओं से मिलना और उपेंद्र कुशवाहा से हाथ मिलाना ये संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं और अतीत की कड़वाहट खत्म हो चुकी है। पवन सिंह ने जातिवादी राजनीति पर हमला बोलकर एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत का संकेत दिया है, जिसमें वो विकसित बिहार के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक शर्त पर ही लौटाऊंगा एशिया कप ट्रॉफी, मोहसिन नकवी ने रखी डिमांड। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद ट्रॉफी और मेडल को लेकर विवाद गहरा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के प्रमुख मोहसिन नकवी ने विजेता भारतीय टीम को ट्रॉफी लौटाने के लिए एक चौंकाने वाली शर्त रख दी है। दरअसल एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद विजेता भारतीय टीम ने कथित तौर पर मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ट्रॉफी को नकवी अपने साथ दुबई के उस होटल ले गए जहां वो ठहरे हुए हैं। नकवी की शर्त, अपने हाथों से देंगे ट्रॉफी। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार मोहसिन नकवी ने आयोजकों को बताया है कि सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम को मेडल और एशिया कप ट्रॉफी तभी मिलेगी जब एक औपचारिक समारोह, फॉर्मल फंक्शन आयोजित किया जाएगा।
इस समारोह में उन्हें नकवी को भारतीय टीम को अपने हाथ से ट्रॉफी और मेडल देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये शर्त भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव को देखते हुए काफी अहम है। बीसीसीआई पदाधिकारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर नकवी ने जबरदस्ती ट्रॉफी देने की कोशिश की होती तो वे औपचारिक विरोध दर्ज कराते। बीसीसीआई ने नकवी को जल्द से जल्द ट्रॉफी लौटाने को भी कहा था। बीसीसीआई ने कहा, माइनस ट्रॉफी एसीसी की संपत्ति है। मोहसिन नकवी के पास ट्रॉफी होने को लेकर बीसीसीआई ने कड़ा रुख अपनाया है। बीसीसीआई का कहना है कि ये ट्रॉफी नकवी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि एसीसी एशियाई क्रिकेट परिषद की है, इसलिए वो इसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। फिलहाल बीसीसीआई एसीसी में शामिल अन्य देशों के क्रिकेट संघों के मध्यस्थता से ट्रॉफी वापस लाने की कोशिश कर रहा है। नकवी से कहा गया है कि वो ट्रॉफी को दुबई की स्पोर्ट्स सिटी में स्थित एसीसी के कार्यालय में पहुंचा दें ताकि वहां से उसे भारत भेजा जा सके। हालांकि भारत और पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक संबंधों को देखते हुए ये बहुत कम संभावना है कि नकवी की शर्त मानी जाएगी और कोई औपचारिक समारोह आयोजित किया जाएगा।